मैं पूछ रहा हूं कि पर्सनल लॉ और शरीयत के हिसाब से 18 साल की उम्र ठीक है कि नहीं है, ये बताइए आप। जब हम कह रहे हैं कि शरीयत ये कह रही है कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून को मारो, 18 के साथ कर रहे हैं शादी। अरे मैं पूछ रहा हूं ठीक है कि नहीं, ऊपर से कर रहे हैं पर्सनल लॉ शरीयत के हिसाब से ठीक है कि नहीं? अच्छा ठीक है, आपने कहा ना कि शरीयत कहता है जिस मुल्क, सुनिए, अरे मैं आपके पास आ गया हाजी जी, आपने कहा ना कि जिसका शरीयत कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क का कानून मानो, ठीक है, यूसीसी आएगा, मानेंगे ना? यूसीसी आप ला रहे हो, मानेंगे ना? दीन के विरोध लाओगे, मानेंगे ना? अब आगे दिन की बात नहीं, ये क्या दो तरफी बात, दो तरफा बात। साल मुसलमानों ने फिर दो तरफा बात की नहीं अंबर, ये शरीयत पर खेलेंगे और कह रहे हैं कि शरीयत कह रहा है कि जिस मुल्क में रहो उसका कानून मानेंगे, लेकिन एज लिमिट मानेंगे नहीं अंग्रेजों की, साढ़े लोगों के साथ। अंबर जदी को बोलने दीजिए। अंबर जदी, ये पर्सनल लॉ और शरीयत कह रहे थे कि जिस मुल्क में रहेंगे उसका कानून मानेंगे, 18 साल, लेकिन मैंने पूछा कि यूसीसी मानेंगे तो कह रहे हैं दीन से खिलवाड़ हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा दीन से टकराएगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे। प्लीज आप अंबर को बोलिए। देखिए आपने इनसे बहुत ही बेसिक और बहुत सिंपल सवाल किए थे, मुझे लगता है कि अगर आप 8वीं क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो इस सवाल का जवाब दे देंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, ये एक अलग अलग हमारे यहाँ धर्म के आधार पर संवैधानिक तरीके से पर्सनल लॉज है, लेकिन ये समझते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ही चीज है। ये बहुत ही एक एनजीओ है और एक जो संविधान के तहत एक अधिकार बना हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम शरीयत एक्ट की बात करें 1937 जो अंग्रेजों का बनाया हुआ, तो जो भारत का विभाजन करने के लिए कानून बनाया गया था कि भारत में हिंदू और मुसलमान विभाजित हो, जिसके फलस्वरूप भारत से पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और आज भी कुछ तथाकथित लोग उसी के आधार पर इस देश को विभाजित करने में लगे हुए। लेकिन मैं आपके सवाल पर आती हूं, जो बेसिक आज का मुद्दा है वो ये है कि जो मिनिमम ऑफ एज ऑफ मैरिज है, अगर हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो शरीयत एक्ट या शरीयत कोई भी चीज कोडिफाइड नहीं है, एक पन्ने का एक कानून है जिसमें 4-6 चीजें लिखी हुई कि मुसलमान अपने हिसाब से शरीयत के हिसाब से चलेंगे। उसके लिए उन्होंने एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया, वहां पे बैठे मौलाना डिसाइड करेंगे कि कौन सी क्या चीज सही है, किसका तलाक हुआ नहीं हुआ, किसका गुजारा भत्ता मिलेगा, किसकी शादी कब होगी और नॉट। मिनिमम ऑफ एज ऑफ मैरिज पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में डिफाइंड नहीं है। और अगर आप शरीयत के हिसाब से भी चले तो जब एज ऑफ प्यूबर्टी आ जाए तो आप लड़की की शादी कर दीजिए। तो 10 साल की लड़की की भी शादी होती है मुसलमान, 12 की भी होती है, 14 की भी होती है, और उसको जो उसका बचपन जो है एक समान शिक्षा का अधिकार है। सबसे पहले तो उसका शिक्षा का अधिकार जाता है, उसका बचपन छीना जाता है। फिर उसके बाद जब कम उम्र में शादी हो जाती है तो कम उम्र में प्रेगनेंसी होने की वजह से कितनी ही सारी बच्चियों की जान जाती है एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, क्योंकि बच्चियां प्रेगनेंसी को बेयर करने के लिए इस लायक नहीं होती। क्योंकि जो सरकार एक और कानून ला रही थी ना 21 साल समान उम्र करने के लिए, क्योंकि 18 और 21 जब लड़के लड़की की उम्र होती है और बहुत सारे बच्चे जब लव मैरिज करने की कोशिश करते हैं तो लड़के पे इस तरह के चार्जेस लग जाते हैं कि लड़की को भगा लिया एंड ऑल दैट। तो उसको भी समान करने के लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, वो भी आएगा। तो सवाल यही है कि यहाँ पर अंबर जो आपने बात कही है जी, मैं एक डेटा दे देता हूं, उसके बाद हैदर मुजीब आपके पास आता हूं। एक डेटा यह है कि 12 साल की लड़की की शादी हो जाए, 13 साल की, 14 साल, 15 साल वो प्रेग्नेंट हो जाए, प्रेगनेंसी वो झेल पाएगी नहीं झेल पाएगी, एक डेटा है और जिसे खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर दिया है, जो बाल विवाह के खिलाफ वो मुहिम चला रहे हैं। अप्रैल 2022 में असम में टीनेज प्रेगनेंसी 9330 थी। उन्होंने एक मुहिम चलाई बाल विवाह के खिलाफ। जून 2024 में हालात में कितने बदलाव आए हैं हैदर मुजीब? जून 2024 में टीनेज प्रेगनेंसी आधे से ज्यादा घट गई, सिर्फ 3401, जो कि बहुत कम है 9330 की तुलना में। तो बच्चियां कम उम्र में प्रेग्नेंट न हो जाएं, पढ़ने लिखने के समान अवसर मिल जाएं, आगे बढ़ने के समान अवसर मिल जाएं, यही तो चाहते हैं ना भाई। और जब आपके पर्सनल लॉ में, जैसा अंबर ने कहा कि जो कोई एज डिसाइड नहीं है, तो मानिए ना भाई, 18 को क्या दिक्कत है? डिफाइंड है ही नहीं कोई, नहीं डिफाइंड है तो मानिए। हैदर मुजीब। राकेश साहब, समय पहले मैं आपके बहुत नेशनल टीवी है, इसके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। हेमंत बिस्वा जी जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो बोलेपन की वजह से ही जाने जाते हैं, और दरअसल आप उनकी इससे पहले की बाइट, एक मर्तबा मुझे अपनी बात को कंप्लीट होने दीजिए। उन्होंने एक बात ये कही थी कि मेरे पास जो सब में बड़ा मुद्दा अभी मेरे जो सामने आ रहा है वो किस तरीके से 40% मुसलमान हो चुके हैं असम में, यानी कि एक पॉपुलेशन की रेशियो जो बढ़ रहा है वो असल में चिंता का विषय माननीय मुख्यमंत्री जो वहां के हैं हेमंत बिस्वा जी के सामने। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, कोई भी कानून बनता है, मैं इस पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। मैं आपको, अच्छा चलिए
नहीं, आपने आधा कोट किया ना, इसलिए नहीं, सुनिए हैदर मुजीब सुनिए, नहीं, मैं यहाँ से कोई गलत परसेप्शन दर्शकों के बीच में नहीं जाने दूंगा, मैं गलत परसेप्शन यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हैदर मुजीब इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मैं किसी भी गलत परसेप्शन के लिए नहीं होने दूंगा। अब आप रुकेंगे, अंबर कुछ कहना चाह रही है, मैं इस परसेप्शन को ठीक भी कर देता। रुक जाइए, अब रुकिए, आप इसको हैदर मुजीब रुक जाइए, मैं फिर आ जाऊंगा, आप बोल लीजिएगा अपनी बात। हैदर मुजीब पहले वाला परसेप्शन अंबर बोलिए। जी देखिए भाई साहब ने जो बात पकड़ी ना, आधी पकड़ ली अपनी राजनीति करने के लिए। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए ना। बिल्कुल जब आप बात कर रही थी तो मैं नहीं बोल रहा मुझे राकेश मैंने इनको बोला है, एक मिनट हैदर मुजीब रुक जाइए, फिर मैं तुरंत आऊंगा। देखिए सबसे पहली बात जो हिमंता बिस्वा शर्मा जी का बयान है वो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को लेकर है, जो चिंता हमारी कई सारी हाईकोर्ट ने जताई है। उत्तर प्रदेश और हमारे जितने भी इनफैक्ट झारखंड की हाईकोर्ट ने भी रिसेंटली इस बात पे फैसला सुनाया और कहा कि ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। हमारे जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। वो भारत के अन्य मुसलमान जो भारतवासी उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, जो इलीगल तरीके से भारत में घुसपैठ करते हैं, जो भारत को बदलने की चाह रखते हैं, ये मुद्दा है। आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हो, खड़े होकर। अंबर अब आप शांत होंगे, अंबर आप शांत होंगे। इस बाइट का एक और हिस्सा है, सुनिए हैदर मुजीब हैदर मुजीब मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। आपने जो अंबर ने बात कही इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। सुन लीजिए, हेमंता की एक और बाइट थी और उसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत तादाद में असम में आ गए और उन्होंने असम की बेटियों से शादी की है और इसलिए ये डेमोग्राफी चेंज उनके लिए चिंता का विषय है। तो घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी चेंज, ऐसा नहीं है कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनकी तादाद बढ़ी और इसलिए चिंता का विषय है। अब चलिए मैं अपने मुद्दे पर या तो आप जो चाहोगे मैं सबक मान लूंगा या हेमंत शर्मा को इस्तीफा करा देना। क्या चीज का? जो 1951 में 12% थे, आज 2024 में 40% मुसलमान बता गए। अगर इतना परसेंटेज है, हाजिक भाई एक तो मैं अपने मुद्दे पर दोबारा लौटता हूं और आपको एक फ्री की एडवाइस दे देता हूं। अगर आपको लगता है कि गलत डेटा दिया है तो आप कोर्ट चले जाइए और कहिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा मिसलीड कर रहे हैं। बात खत्म सर, यहाँ पर फैसला मत करिए। चलिए हैदर मुजीब मैं दोबारा आ रहा हूं। ये बाल विवाह के खिलाफ मुहिम का असर है, मुहिम की कोशिश है। ये क्यों जिद है कि 18 साल से कम उम्र में ही शादी करेंगे? मैं आप राकेश जी मैं आपसे वही बात कहना चाहता हूं कि मेरी आदरणीय बड़ी बहन शबनम जी भी और अंबर जैदी साहब जब बात कर रहे थे तो मैंने इनको इंटरप्ट नहीं करा, ना मैं इनके बीच में वही तो हैदर मुजीब को बोल। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाल ही में अभी की स्टेटमेंट बताता हूं मैं। अमित शाह जी जो गृह मंत्री अभी रेवाड़ी में गए थे, उन्होंने कहा था कि हरियाणा में 90 विधानसभाओं की सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटें मेवात में आती हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस आ गई तो मुसलमान को रिजर्वेशन। मैं अमित शाह पर नहीं चर्चा कर रहा हूं भाई, इससे वोट करिए ना। मेरा आपसे सवाल है, नहीं हैदर मुजीब प्लीज सवाल करिए। मेरी बात ये अगर ये पॉलिटिकल डिबेट रही होती, राकेश साहब